दोस्तों, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गुजरात पहुंचे सैनिकों के साथ दशहरा बनाने के लिए। उन्होंने वहां पर भुज में पाकिस्तान को एक वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक में कुछ भी करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल दी जाएगी। अब इंडिया को पाकिस्तान को ये वार्निंग देनी क्यों पड़ी? देखिए, हो क्या रहा है कि सर क्रीक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है और पाकिस्तान सर क्रीक पर अपने ट्रूस बढ़ा रहा है। अब फ्यूचर में कहीं वो इंडिया के लिए कोई थ्रेट पैदा ना करे, इसलिए पहले से ही इंडिया ने पाकिस्तान को ये वार्निंग दे दी है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। कश्मीर का इशू है या टेररिज्म का इशू है या फिर पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच या स्पोर्ट्स का इशू है। लेकिन एक सर क्रीक एक ऐसा मामला है जिसके बारे में लोग या तो बहुत कम जानते हैं या फिर जानते ही नहीं। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्रीक का डिस्प्यूट एक्चुअली है क्या। देखिए, सबसे पहले जो सर क्रीक का जो इश्यू है वो 1947 से लेकर अब तक चला आ रहा है और अब तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब दूसरा समझते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। ये एक 96 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है जो कि पाकिस्तान के सिंध और इंडिया के कच्छ के बीच में लाई करता है। अब आगे बढ़ें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि क्रीक आखिर होता क्या है। देखिए, दो लैंड के बीच में अगर वाटर फ्लो कर रहा है और उसकी विड्थ काफी नैरो है तो उसको हम क्रीक कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि दो लैंड के बीच में वाटर फ्लो कर रहा है तो आप उसको क्रीक क्यों कह रहे हैं? उसको रिवर भी तो कह सकते हैं। लेकिन रिवर और क्रीक में डिफरेंस होता है और मेन डिफरेंस है विड्थ का। इसको एग्जांपल से समझो। एक तरफ आप नेशनल हाईवे को देखो और एक तरफ गांव की पतली सी सड़क को देखो। जो नेशनल हाईवे है वो होता है 6 लेन का, 8 लेन का, मतलब उसकी विड्थ काफी बड़ी होती है। जबकि जो गांव की सड़क होती है उसकी विड्थ बहुत नैरो होती है। दो मोटरसाइकिल भी मुश्किल से निकल पाते हैं। तो यहीं से जो है क्रीक का और रिवर का डिफरेंस हम समझ सकते हैं। जो नेशनल हाईवे है उसको रिवर समझिए और जो गांव की पतली सी सड़क है उसको आप समझिए क्रीक। अब यहां पर एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी। ये जो सर क्रीक का एरिया है ये एक टाइडल एस्चुरी है। अब ये दोनों जो है ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, लेकिन इन दोनों को समझना जरूरी है ताकि इस मुद्दे को पूरी तरीके से समझा जा सके। सबसे पहले समझते हैं कि ये एस्चुरी क्या होती है। देखिए, हर नदी जो है वो अल्टीमेटली अपना पानी समुद्र में छोड़ती है। गंगा को देख लीजिए, हिमालय से ओरिजिन होगी और पूरे नॉर्थ इंडिया में बहती हुई अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ेगी। इसी तरीके से जो गुजरात की रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ती हैं। तो जहां पर रिवर का फ्रेश वाटर और समुद्र का खारा पानी मिलता है उस एरिया को कहते हैं एस्चुरी। अब देखो, गुजरात की जो रिवर है वो अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ेगी, तो वही रिवर जो है, रिवर का पानी क्रीक बनाती है और अल्टीमेटली समुद्र से जाके मिल जाती है। इसलिए इसको एस्चुरी कहा जाता है। अब समझते हैं कि टाइडल का मतलब क्या होता है। देखिए, समुद्र का लेवल कभी कांस्टेंट नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता या घटता रहता है। जब हाई टाइड आता है तो समुद्र का लेवल बढ़ जाता है और इसी तरीके से वो पानी सर क्रीक में एंटर कर जाता है और सर क्रीक का पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। वहीं जब लो टाइड होता है तो सर क्रीक का भी पानी लो हो जाता है, जैसे समुद्र का पानी लो हो जाता है और सर क्रीक का जो रिवर बेड है वो एक्सपोज हो जाता है, मतलब कि वो एक दलदल जैसा एरिया बन जाता है। तो ये मतलब हुआ टाइडल एस्चुरी का। अब आगे समझते हैं कि ये जो सर क्रीक है इसमें सर की मिस्टेक है। देखिए, क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनको बस इंग्लिश आती थी, लोकल लैंग्वेज उनको आती नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे लोकल लैंग्वेज के टर्म्स थे जिसको इंग्लिश में जब कन्वर्ट किया गया तो वो कुछ अलग ही बन गए। जैसे एग्जांपल के लिए रविंद्रनाथ टैगोर का नाम ले लीजिए। ओरिजिनली उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो वो बन गया रविंद्रनाथ टैगोर और आज तक हम उनको रविंद्रनाथ टैगोर बोलते आ रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा ही सर क्रीक के साथ भी हुआ। ये जो क्रीक है इसको लोकल लैंग्वेज में सिर कहा जाता था। जब ब्रिटिशर्स ने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो उन्होंने इसको सिर नहीं बल्कि सर लिख दिया, जिसकी वजह से आज तक इसको सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। अब हमने समझ लिया कि ये सर क्रीक है क्या। अब आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि एक्चुअल डिस्प्यूट क्या है। देखो, पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो पूरा 96 किलोमीटर का सर क्रीक है वो हमारा है, जबकि इंडिया का जो स्टैंड है वो काफी लॉजिकल है, एकोमोडेटिव भी है और इसके साथ साथ इंडिया के स्टैंड से लगता है कि इंडिया इस इश्यू को रिजॉल्व करना चाहता है। इंडिया ये कहता है कि ना तुम्हारा ना हमारा, ना हम ये कहते हैं कि पूरा सर क्रीक हमारा हो, ना हम आपको इसे पूरा सर क्रीक देने वाले हैं। हम ये कहते हैं कि सर क्रीक को आधा आधा डिवाइड कर लो, ना पूरा आपका ना पूरा हमारा, आधा आपका आधा हमारा।
अब इंडिया इसके लिए रेफरेंस देता है थालबेक प्रिंसिपल का। अब ये जो है ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। अगर दो कंट्रीज के बॉर्डर्स के बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है तो थालबेक प्रिंसिपल ये कहता है कि उसको आप मिड में से डिवाइड कर दो, आधा एक कंट्री को दे दो और आधा दूसरी कंट्री को दे दो। तो इंडिया कहता है कि उसी थालबेक प्रिंसिपल के बेसिस पे आप जो है सर क्रीक को भी डिवाइड करो और आधा आप रखो और आधा इंडिया को दे दो। लेकिन पाकिस्तान के अपने अलग आर्गुमेंट हैं। पाकिस्तान के दो आर्गुमेंट हैं। पहले वो इंडिया के थालबेक प्रिंसिपल को काउंटर करता है। उसका यह कहना है कि थालबेक प्रिंसिपल जो है रिवर्स के ऊपर लगता है और रिवर की डेफिनेशन ये है कि जहां पर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नेविगेट कर सकें बोट के थ्रू। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो सर क्रीक है ये एक टाइडल एरिया है, यानी कि जब हाई टाइड होगा तो इसमें वाटर लेवल बढ़ जाएगा, यानी उस टाइम पर बोट जा सकती है। लेकिन जब लो टाइड होता है तब वाटर लेवल गिर जाता है और इसका जो दलदल वाला एरिया है वो निकलकर बाहर आ जाता है, तब इसके थ्रू बोट नहीं जा सकती। और साल के 10 महीने ऐसे होते हैं जब इसके थ्रू बोट जा सकती है, लेकिन 2 महीने ऐसे होते हैं जब वाटर का लेवल बहुत कम होता है और तब बोट नहीं जा सकती। तो पाकिस्तान ये कहता है क्योंकि 2 महीने में ये एरिया जो है बोट से नेविगेट नहीं कर सकते, इसलिए इस पर थालबेक प्रिंसिपल नहीं लग सकता। जबकि इंडिया का यह कहना है कि भाई 12 महीने में से 10 महीने यानी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो आप इसको नेविगेट कर सकते हो बोट के थ्रू, तो इस पर थालबेक प्रिंसिपल लगना चाहिए। तो ये हुआ एक आर्गुमेंट। अब हम समझते हैं पाकिस्तान का दूसरा आर्गुमेंट जो है इस इशू का मेजर आर्गुमेंट। लेकिन उसको समझने से पहले हमें इस इशू की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और इसका रूट कॉज की बात करनी पड़ेगी। देखिए हुआ क्या कि जो सिंध एरिया है वो मुस्लिम शासकों के अंडर था, यानी कि आमिर्स कहते थे उनको, और जो कच्छ एरिया था वो हिंदू रूलर्स के अंडर था और बीच में लाई करता था सर क्रीक। अब बहुत सालों से वहां पर दोनों साइड के लोग आकर लकड़ी उठाकर ले जाते थे अपने अपने एरियाज में। लेकिन 1908 में एक इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ कि जो सिंध के एरिया के पुलिसमैन थे उन्होंने कच्छ के एक आदमी को लकड़ी के गट्टर के साथ अरेस्ट कर लिया, ये कहकर कि आप सिंध के एरिया में से चोरी कर रहे हो क्योंकि आप वहां से लकड़ी बटोर के ले जा रहे हो। और सिंध कहने लगा कि ये सर क्रीक हमारा है। अब जब कच्छ के राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने ये बात ब्रिटिशर्स को जाके बताई, क्योंकि उस टाइम सिंध और कच्छ दोनों ही ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। तो ब्रिटिशर्स ने 1914 में आके इसका एक रेजोल्यूशन करा और बाउंड्री रेजोल्यूशन ये बनाया कि जो सर क्रीक का एरिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, आधा सिंध को मिलेगा और आधा कच्छ को मिलेगा। लेकिन उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मैप बनाया उसमें सर क्रीक जो है वो सिंध का पार्ट दिखा दिया। अब इसी मैप को रेफरेंस देता है पाकिस्तान, क्योंकि पार्टीशन के बाद सिंध का एरिया चला गया पाकिस्तान के पास और कच्छ का एरिया रह गया इंडिया के पास। लेकिन 1914 के मैप में जो ये सर क्रीक का एरिया था इसको गलती से दिखाया गया था पाकिस्तान का पार्ट। इस वजह से पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक उसको पूरा मिलना चाहिए। अब इंडिया का ये कहना है कि जो 1914 का अग्रीमेंट है उसको पढ़ोगे तो उसमें ब्रिटिशर्स ने साफ साफ लिखा था कि सर क्रीक आधा जाएगा सिंध के पास और आधा जाएगा कच्छ के पास। वो तो मैप जो थी वो एक गलती थी और ये गलती ब्रिटिशर्स ने सुधार भी ली। 1925 में ब्रिटिशर्स ने इस मैप को सुधार लिया, मैप को मतलब सर क्रीक को आधा आधे पार्ट में डिवाइड भी कर दिया और इसके साथ साथ उन्होंने सर क्रीक के बीच में पिलर्स लगा दिए ताकि बाउंड्री बना दी जाए। अब वो बाउंड्री आधी सिंध के पास गई थी और आधी कच्छ के पास गई थी। तो ये है पूरा का पूरा इशू सर क्रीक का और इसमें इंडिया के क्या आर्गुमेंट है और पाकिस्तान की क्या आर्गुमेंट है इसकी बात हमने कर ली। अब आगे बात करते हैं। एक सोचने वाली बात है कि ये दलदल जैसा 96 किलोमीटर का एरिया, ऐसा इसमें क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। देखिए इसके पीछे जो लार्जर पिक्चर है वो है मैरीटाइम बाउंड्री की। अब 2 तरह की बाउंड्री होते हैं, एक होती है लैंड बाउंड्री जो कि देश के लैंड को जहां पर खत्म होता है, देश का लैंड जहां खत्म होता है उसको कहते हैं लैंड बाउंड्री, और एक होती है ओशन की बाउंड्री, उसको कहते हैं मैरीटाइम बाउंड्री। अब इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो यूरोपियन पावर्स थी इन्होंने पूरे वर्ल्ड का लैंड तो कैप्चर कर लिया था लेकिन इनका पेट नहीं भरा। उसके बाद ये ओशंस के ऊपर टूट पड़े। ये ओशंस में अपनी मैकेनाइज्ड बोट्स को ले जाके फिशिंग करते थे। लेकिन बात कब बिगड़ी? बात तब बिगड़ी जब इन ओशन में ऑयल और गैस मिलने लगा, यानी कि बहुत सारा प्रॉफिट। तब स्थिति ये हो गई कि ये सारी जो बड़ी पावर्स थी ये आपस में डिस्प्यूट में आ गई और वॉर जैसी सिचुएशन बनने लगी। तब यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया
और उसने ये बोला कि हम एक रूल बनाएंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, जिसके हिसाब से कंट्रीज की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो डिफाइन की जाएगी। अब ये रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर आपके यहां पर लैंड बाउंड्री खत्म हो रही है तो इससे आप 200 नॉटिकल माइल ओशन की तरफ चले जाएंगे तो वो एरिया होगा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक्सक्लूसिव मतलब कि उस देश के फुल राइट्स। दूसरा हो गया इकोनॉमिक, मतलब कि वहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, मान लो फिशिंग हो या फिर ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन हो, उस पर पूरा राइट होगा उस देश का जिसका वो ईईजेड है। अब ये नॉटिकल माइल क्या होता है? देखो, लैंड पर हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किलोमीटर में मेजर करते हैं, और ओशन का जो डिस्टेंस मेजर होता है वो नॉटिकल माइल में होता है। तो एक नॉटिकल माइल अराउंड 2 किलोमीटर होता है, और वैसे अगर आपको स्पेसिफिक ही जानना है तो वो होता है 1.85 किलोमीटर। तो यानी कि ये हुआ कि इंडिया का बॉर्डर जहां पर खत्म होगा वहां से 400 किलोमीटर तक का जो ओशन है वो भी इंडिया का होगा। अगर पाकिस्तान को ये सरक्रीक का एरिया मिल जाता है तो उसको सिर्फ ये सरक्रीक का एरिया नहीं मिलेगा, उसको 200 नॉटिकल माइल तक के ओशन का एरिया भी मिलेगा, जहां पर होगी उसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स। अब देखो, ये एरिया जो है ये फिशिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत महंगी महंगी फिशेस मिलती हैं, और उसका रीजन क्या है? देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एरिया है सर क्रीक का एरिया है, यहाँ पर ओशन का सॉल्टी वाटर और रिवर का फ्रेश वाटर मिलते हैं। यानी कि ओशन के अपने मिनरल्स हैं और रिवर के अपने मिनरल्स हैं, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये एरिया बन जाता है मिनरल रिच एरिया, जिसकी वजह से ये एरिया फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर फिशिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इसीलिए पाकिस्तान इस एरिया को हथियाना चाहता है ताकि उसको मैरीटाइम बाउंड्री में ये फिशिंग के राइट्स मिल जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस एरिया में बहुत सारा ऑयल एंड गैस है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इन्वॉल्व है। अब अगर फिशिंग की बात की है तो फिशरमैन की भी बात कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि इंडिया वालों का एक इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड्री है और पाकिस्तान वालों का दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड्री है। अब जो फिशरमैन होते हैं उनको समझ नहीं आता कि हम कब इंडिया की बाउंड्री में हैं और कब पाकिस्तान की बाउंड्री में हैं। इस वजह से वो कभी पाकिस्तान के वाटर में चले जाते हैं और पाकिस्तान के फिशरमैन कभी इंडिया के वाटर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आर्मी उनको अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। सालों साल ये फिशरमैन जेल के अंदर पड़े रहते हैं और वहीं मर जाते हैं। तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करना इसलिए भी जरूरी है ताकि इन फिशरमैन की लाइफ को बचाया जा सके, जो बिना गलती के एक दूसरे के देशों में जेलों में सड़ रहे हैं। अब हमने बात कर ली पूरा सरक्रीक इशू के बारे में। अब आगे की बात करते हैं कि पाकिस्तान अचानक से यहां पर अपने ट्रूप्स क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे 3 रीजन है। सबसे पहला है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको सस्पेंड कर दिया, यानी कि इंडस का वाटर अब पाकिस्तान को नहीं जा रहा। तो यानी कि पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं वो सफर करने वाले हैं। अब पाकिस्तान की कश्मीर में तो कुछ चल नहीं रही, तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना एक और डिस्प्यूट का फ्रंट खोल दे ताकि फ्यूचर में इंडिया को प्रेशराइज किया जा सके और इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से रिज्यूम किया जा सके। दूसरा रीजन, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान का जो भोलारी एयरबेस है सिंध प्रोविंस में, उसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि दोबारा कभी ऐसी कंडीशन बने तो उसका दोबारा से एयरबेस डिस्ट्रॉय हो, इसलिए भी वो अपने ट्रूप्स वहां पर बढ़ा रहे हैं। और तीसरा सबसे मेजर रीजन है चाइना फैक्टर। देखो, चाइना के पास है पैसा। अब चाइना ये कहता है कि भाई, मैं इस एरिया में जो सर क्रीक के आगे मैरीटाइम का एरिया है, यहाँ पर अपनी मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स लाकर एक प्रॉफिटेबल फिशिंग भी कर सकता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑयल एंड गैस है उसका एक्सप्लोरेशन भी कर सकता हूँ, और हम दोनों मिल बांट के ये प्रॉफिट खा सकते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है सर क्रीक पर ट्रूप्स बढ़ा रहा है ताकि इंडिया से ये बाउंड्री का रेजोल्यूशन हो सके और सर क्रीक का एरिया ले सके। लेकिन पाकिस्तान को एक बात समझनी चाहिए, इंडिया आज की डेट में पाकिस्तान से कई गुना स्ट्रांग है। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि इंडिया पाकिस्तान की ये बात मान ले कि पूरा सर क्रीक उसको दे दे, क्योंकि इंडिया को अपना प्रॉफिट भी देखना है, इंडिया को अपनी मैरीटाइम बाउंड्री भी बचानी है। तो पाकिस्तान जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि पूरा सर क्रीक उसको चाहिए, वो तो कभी होने वाला नहीं है। और पाकिस्तान आज की डेट में सर क्रीक से प्रॉफिट कमा सकता है अगर वो इंडिया की बात मान ले, क्योंकि इंडिया ये तो कहता नहीं कि पूरा सर क्रीक उसका है। इंडिया तो कहता है कि आधा सर क्रीक तुम्हारा और आधा सर क्रीक हमारा। और अगर इस बात को मान लें तो आधे सर क्रीक के आगे जो ओशन की मैरीटाइम बाउंड्री है, वहां से जो प्रॉफिट आ सकता है वो तो उसको मिल सकता है।
अब वही लालच बुरी बला। अब पूरा लेने के चक्कर में उनको जो आज प्रॉफिट और पैसा मिल सकता है वो भी नहीं मिल पा रहा। अब देखना यह है कि फ्यूचर में पाकिस्तान में विजडम आती है या नहीं, और वो इस इशू को इंडिया की तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करता है या नहीं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसी और जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक थैंक यू।